हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी कॉल्ड स्पोर्ट किंग इंडिया लिमिटेड। क्या करती है ये कंपनी? तो ये कंपनी बेसिकली सिंपल लेमैन लैंग्वेज में कॉटन लेती है, उसको यार्न में कन्वर्ट करती है और बेचती है। एंड यार्न में कन्वर्ट करके बेचती है, आगे बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के लिए भी जा रही है, जिसमें ये फैब्रिक बनाएंगे और गारमेंट बनाएंगे और बेचेंगे। बट बिफोर जंपिंग इनटू दिस कंपनी स्पेसिफिकली, एक बार यार्न इंडस्ट्री पर से और द गारमेंट इंडस्ट्री पर से के डायनेमिक समझते हैं। तो टू स्टार्ट विद, सबसे पहली बात, इनका जो की रॉ मटेरियल है वो कॉटन है। और कॉटन जो है वो वन इज डोमेस्टिकली सोर्स होता है और एक होता है इम्पोर्ट होता है। अब क्या होता है कि गवर्नमेंट जो इम्पोर्टेड कॉटन होती है उस पर बेसिकली टाइम टाइम पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगाती रहती है। तो जैसे लेट सपोज लास्ट ईयर अगस्त से लेके दिसंबर तक देयर वाज नो ड्यूटी ऑन द इम्पोर्टेड कॉटन। अभी दोबारा उन्होंने 11% की ड्यूटी लगा दिया। अभी दोबारा कॉटन जो यार्न इंडस्ट्री है या गारमेंट इंडस्ट्री ने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि कंसिडरिंग दिस ईरान यूएस वॉर एंड स्टफ लाइक दैट, ऑलरेडी मतलब डोमेस्टिक कॉटन के काफ़ी प्राइस बढ़ चुके हैं और इनफैक्ट इम्पोर्टेड कॉटन के भी प्राइस बढ़ गए हैं। उसके ऊपर अगर आप हमारे ऊपर 11% ड्यूटी लगाओगे तो इफेक्टिवली हम अनकम्पिटिटिव बन जाते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से दे आर रिक्वेस्टिंग गवर्नमेंट टू रिड्यूस इट। तो वन इज ऑलवेज द डोमेस्टिक कॉटन इज जनरली एक्सपेंसिव देन द इम्पोर्टेड कॉटन, एंड उसके ऊपर इम्पोर्टेड कॉटन जस्ट टू प्रोटेक्ट द इंडस्ट्री, बिकॉज अदरवाइज तो वो डंपिंग होती जाएगी एंड स्टफ लाइक दैट। तो गवर्नमेंट हमेशा उस पर 11% की ड्यूटी लगाती है, बट डिमांड सप्लाई को देखते हुए बार बार हटाती घटाती रहती है, डिपेंडिंग ऑन कौन सी इंडस्ट्री को बैलेंस करना है, फार्मर्स को बचाना है, इंडस्ट्री को बचाना है, एक्सपोर्ट को बचाना है, स्टफ लाइक। सो ये बहुत बड़ा डायनेमिक्स है व्हेन इट कम्स टू द यार्न इंडस्ट्री। सेकंड इज ओवरऑल द यार्न इंडस्ट्री इज गोइंग थ्रू द मॉडर्नाइजेशन। तो मतलब जो कॉटन से यार्न बनता है उसमें स्पिंडल्स लगते हैं, मतलब वो जो घुमा के कॉटन से यार्न बनाते हैं। तो अभी क्या है कि नई फैक्ट्रियाँ लग रही है, उनमें नई एफिशिएंसियाँ करके। तो उससे क्या हो रहा है कि पुरानी जो फैक्ट्रियाँ थी जिसके अंदर ये मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पाया, जो जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट नहीं किया, या लेट सपोज ये कह दो कि कंसिडरिंग बहुत प्रॉफिटेबल नहीं था, तो उन फैक्ट्रियों ने कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया। तो बी इट इज़ इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान या इंडोनेशिया, टर्की, इनमें काफ़ी सारे जो स्पिंडल्स है, मतलब इंडिया की बात करें तो 4 to 5 मिलियन, मतलब 40-50 लाख स्पिंडल की कैपेसिटी कम हुई है। अब वो कैपेसिटी कम होने से क्या हुआ कि ओवरऑल जो कॉटन से यार्न जो अब बनाएंगे, तो वन इज उनको एफिशिएंसी का फायदा मिल रहा है, सेकंड इज डिमांड सप्लाई मिसमैच हो जाएगा, तो या फिर बैलेंस हो जाएगा, लेट्स से दैट वे। तो उससे क्या होगा, रिलेटिवली द ओवरऑल स्प्रेड बिटवीन द कॉटन एंड यार्न में बढ़ेगा, और वो बढ़ने की वजह से इन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी जो कि यार्न बनाती है। तो मतलब जैसे ऑफ लेट मैंने 2-3 कंपनियां पढ़ी है, वन इज दिस स्पोर्ट किंग, सेकंड इज वर्धमान है, वर्धमान टेक्सटाइल करके है, थर्ड इज देयर इज नितिन स्पिनर। तो इन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी नाउ दे आर सेइंग कि इंडस्ट्री हैज गॉन थ्रू दैट पेन फॉर 3-4-5 years, एंड नाउ इस कैपेसिटी बैलेंस होने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होएगी। सो दैट्स सेकंड थिंग हैपनिंग इन द यार्न और कॉटन इंडस्ट्री। थर्ड और बिगेस्ट लीवर नाउ इज हैपनिंग इज दीज ट्रेड डील। तो जो यूएस वाला ट्रेड डील हुआ है, जिसके अंदर ओवरऑल गवर्नमेंट ने एग्री कर लिया, या मतलब फाइनली एग्री हो गया कि यूएस इंडिया पे जो भी माल सप्लाई करेंगे वो 18% टैरिफ लगाएगा। तो ये भी एक्सपेक्टेड है कि अब जो वहाँ से यूएस से कॉटन आएगी, अभी फाइन प्रिंट बाकी है कि वो जीरो टैरिफ पे है। अगर वो जीरो टैरिफ पे आएगी तो ये जो प्रॉब्लम है बिटवीन दीज 11% कस्टम ड्यूटी और वो सब, वो चला जाएगा। सेकेंड इज जो EU FTA हुआ है उसका काफ़ी मेजर फायदा मिलने वाला है दीज यार्न कंपनी और टेक्सटाइल कंपनी, बिकॉज अभी क्या होता है कि वो 12 से 15% ड्यूटी पे करते हैं टू रीच दैट मार्केट, जबकि बाकी जो कंट्री समथिंग लाइक बांग्लादेश, उन्हें कोई ड्यूटी नहीं पे करना पड़ता। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगेन हमारी इंडिया की जो कंपनी है वो थोड़ी अनकॉम्पिटिटिव बन जाती है। तो उससे क्या होता है कि दे आर गेटिंग इम्पैक्टेड। नाउ EU FTA होने की वजह से नाउ दिस एंटायर 12-15% का टैरिफ विल गो अवे, एंड हम लेवल प्लेइंग फील्ड में आ जाएंगे। प्लस द कंपनी सेट, द स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट किंग, वेयर इन कंपनी सेट कि जो LDC कंट्री हैं उन कंट्रीज़ में अभी की तारीख में कोई जीरो टैरिफ नहीं लगता, बट 3-4 साल बाद में जब उनका बेनिफिट खत्म हो जाएगा तो वो 8% के आसपास टैरिफ देंगे। तो बेसिकली इंडिया मटेरियल विल बिकम इवन मोर चीपर इन कंपैरिजन टू थिंग।
सो ओवरऑल इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस व्हेन इट कम्स टू द दीज बिग मार्केट EU एंड US वहाँ पे काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी. तो नॉट टुडे टुमारो, बट लेट सपोज इन नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर एंड देन 2-3 years डाउन द लाइन द इंडिया टेक्सटाइल मार्केट शुड सीम टू बी डूइंग good profit and sales and stuff like that. So this is something interesting about the overall textiles industry, capacity consolidation, the cotton price rationalization, UFTA, then these efficiency and all those things. So this is something I thought let me brief you guys. Now coming to Spot King specifically, तो Spot King basically as of now they make yarn, cotton yarn बनाएंगे, polyester yarn बनाएंगे और वो सब बनाएंगे. इनकी जो रीच है वो अगर मैं एक्सपोर्ट डोमेस्टिक की बात करूं तो करीबन 44% जो डोमेस्टिक में सेल करते हैं, 6% जो है वो एक्सपोर्ट में सेल्स करते हैं. और एक्सपोर्ट में जो सेल्स करते हैं वो करते हैं EU, US, ऑस्ट्रेलिया, तो दीज डेवलप कंट्रीज में करते हैं. तो ऑब्वियसली वहाँ पे मार्जिन ज़्यादा होता है. अभी तक की अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं या सेल्स की बात करूं तो देयर इज नथिंग मीनिंगफुल. मतलब 9 मंथ में तो दे रिमेन फ्लैट व्हेन इट कम टू सेल. प्रॉफिटेबिलिटी स्लाइटली नेगेटिव ही है, बट Q3 देयर रेवेन्यू इज हायर बाय 5.9% एंड EBITDA इज हायर बाय 12% एंड पैट इज हायर बाय 39%. नाउ Q3 में धीरे धीरे थिंग्स आर इंप्रूविंग व्हेन इट कम्स टू. तो उसका रीजन क्या है? वाइल Q3 के अंदर US का जो टैरिफ था वो 50% पे था, बट दिस गाइस सेड कि स्पेसिफिकली चाइना से काफ़ी डिमांड आई है, बांग्लादेश से काफ़ी डिमांड आई है, विच हेल्प देम इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग. नाउ सेकंड थिंग इस कंपनी के बारे में यूनिक क्या है कि ये कंपनी वाइल अदर कंपनीज वी आर सेइंग शटिंग डाउन एंड एवरीथिंग, बट इनकी जो करंट कैपेसिटी है वो कुछ 96% पे काम करी. मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर मैं अगला क्वार्टर देखूं, Q4 देखूं या Q1 FY27 देखूं, तो कैपेसिटी परस्पेक्टिव से या वॉल्यूम परस्पेक्टिव से इस कंपनी में अभी ग्रोथ नहीं आ सकती. उसका रीजन क्या है कि ऑलरेडी फुल कैपेसिटी पे चल रहा है. तो फिर कहाँ से ग्रोथ आएगी? तो सेकंड रीजन इसका ग्रोथ आएगा, वन इज ये बोल रहे हैं कि जो स्प्रेड बिटवीन, मतलब स्प्रेड बोले तो कॉटन कितने में कॉस्ट पड़ रही है और कितने में यान बिक रहा है, वो जो है वो इम्प्रूव हो रहा है. बिकॉज वो ये बोल रहे हैं कि वो जो स्प्रेड था वो Q2 में 118 था, Q3 में 113 हो गया, और अब जो बोल रहे हैं कि 130 के आसपास चल रहा है Q4 के अंदर. तो मतलब कुछ 10 से 12% की ग्रोथ जो है वो प्राइसिंग की वजह से आ जाएगी इस क्वार्टर के अंदर इसको. सेकेंड इज इन्होंने सोलर पे इन्वेस्ट किया, तो वो सोलर की एनर्जी की एफिशिएंसी की वजह से अगेन इनको 5-7% का फायदा होने वाला है. तो कमिंग क्वार्टर में मेनली से स्प्रेड का फायदा मिलेगा, जिससे इनको 12 से 15% की प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ आ सकता है. बट Q1 FY27 में जाएंगे तो वन इज ओबियसली दे से 10% का जो ग्रोथ है या मार्जिन जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी वो Q4 में बढ़ेगी, और ऑन टॉप ऑफ इट नेक्स्ट ईयर मतलब नेक्स्ट क्वार्टर में Q1 में अगेन 10 से 15% की ग्रोथ आएगी. तो मतलब जो 10 से मतलब इस क्वार्टर के अंदर 10% की ग्रोथ आ गई प्रॉफिटेबिलिटी में. आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सप्लिसिटली अबाउट EBITDA ग्रोथ, एंड द Q1 के अंदर अगेन देयर इज ग्रोथ ऑफ 10 to 15%, मतलब 10 से 15% की ग्रोथ Q1 में अगेन प्राइस की वजह से आ जाएगी. ऑन टॉप ऑफ इट दे आर सेइंग दैट ये सोलर का बेनिफिट आएगा 5 से 7%. तो ऑब्वियसली इस क्वार्टर में Q4 में प्रॉब्ली दिल ग्रो बाय 12 से 15%, एंड नेक्स्ट क्वार्टर में अगेन दे शुड ग्रो प्रॉफिटेबिलिटी परस्पेक्टिव से 20% के अंदर. प्लस अगर मैं अभी इनके PE और मल्टीपल की बात करूँ तो वो 13 पे है. तो मतलब द कंपनी इज अवेलेबल विद अ पैग रेशियो लेस देन 1, बट एट द सेम टाइम कंपनी अच्छा अब फ्यूचर ग्रोथ कैसे आएगी? वन इज प्राइसिंग एंड सोलर, वो सब तो हो गया. तो फ्यूचर ग्रोथ के परस्पेक्टिव से दे हैव ऑलरेडी वर्किंग ऑन अ न्यू प्लांट इन उड़ीसा. तो अभी इनका जो करंट प्लान है वो मेघनगर उड़ीसा में है. सॉरी अभी जो इनका करंट प्लान है उसके अलावा जो है उड़ीसा के अंदर दे आर पुटिंग द प्लांट, और जिसके अंदर इनकी कैपेसिटी 50% से बढ़ जाएगी. तो वो एंड वहाँ पे इनका जो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट है उस पर भी सब्सिडी मिली है, स्टफ लाइक दैट. तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव 50% का वॉल्यूम या इंक्रीज करने के लिए यू ऑलरेडी पुटिंग द फैसिलिटी, जो कि अक्टूबर से चालू हो जाएगी. एंड नेक्स्ट ईयर में अगर हम देखें तो मोटा माटी ये कह सकते हैं कि 25% मतलब द टोटल कैपेसिटी जो बढ़ने वाली है उसका 25% दे विल एबल टू रोल आउट. तो कुल मिला के करंट नंबर पे 12% के आसपास की ग्रोथ न्यू कैपेसिटी से आएगी, बिकॉज समवेयर Q4 में चालू होगा और दे विल स्टार्ट विथ 50% कैपेसिटी. तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव दे विल बी ग्रोइंग फ्रॉम वॉल्यूम परस्पेक्टिव. बट कम नेक्स्ट ईयर, कम FY27 दे आर सेइंग द कैपेसिटी विल बी फुल्ली यूटिलाइज. सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव इट सीम्स लाइक नेक्स्ट
टू नेक्स्ट ईयर, मतलब FY27 FY28 के अंदर 50% वॉल्यूम की ग्रोथ भी आ जाएगी व्हेन दिस प्राइसिंग विल सेटल, सोलर एंड एवरीथिंग. सो दैट विल बी वन लीवर. सो स्टार्टिंग विथ मतलब करंट नाउ फ्रॉम Q4 एंड Q1 से देर विल बी ग्रोथ ऑफ अराउंड व्हाट यू कॉल प्राइसिंग का, जो कि 10% इस क्वार्टर में आएगा, 10 से 15% नेक्स्ट क्वार्टर में आएगा, तो 25% की ग्रोथ वहाँ आएगी. वॉल्यूम की ग्रोथ स्टार्ट होगी Q4 से, जो कि प्रॉब्ली इस साल 12 से 15% रहेगी. नेक्स्ट ईयर फुल ईयर की ग्रोथ आ जाएगी, जो करंट कैपेसिटी पे 50% की ग्रोथ आ गई. थर्ड, ये सोलर का जो इनको बेनिफिट आना चालू हो जाएगा, जो ओवरऑल मतलब इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को 7 से 8% बढ़ाएगा. फोर्थ इज दे आर एक्वायरिंग 2 कंपनीज इन गारमेंटिंग स्पेस. सो गारमेंटिंग स्पेस में 2 कंपनी एक्वायर कर रहे हैं, जो कि मतलब दिल बी डन समवेयर इन अप्रैल इटसेल्फ. तो उससे इनको एडिशनल 200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आने वाला है अगले साल में. तो मतलब वो 10% का ग्रोथ वहाँ से आएगा, और उसका मार्जिन भी पैरिटी पे 15 से 20% है. तो दैट विल बी वन अनदर लीवर इन टर्म्स ऑफ गारमेंटिंग, जो कि इनको कुछ 10 से 12% का ग्रोथ दे सकता है नेक्स्ट ईयर में. अभी उसमें कैसा है, वन इज दिस इज जस्ट अ शॉर्ट टर्म थिंग्स वेयर द ग्रोथ विल कम 10-15%, बट सेकेंड इज फ्रॉम लॉन्ग टर्म होराइजन द वे मैनेजमेंट इज लुकिंग एट इट फ्रॉम इज कि सिंस EU FTA एंड एवरीथिंग की वजह से कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ रही है, ओवरऑल गारमेंटिंग का डिमांड बढ़ जाएगा, India will become more competitive, so they want to come into garmenting space. So that's where it will become a long-term initiative for them. For 5 to 10 years, they are saying they will become leader in garmenting as well. Same thing was said by Vardhman. So Vardhman also said that earlier they were not taking it very seriously, but now they are taking it seriously to start the garmenting. तो जितनी भी garmenting कंपनी है, मतलब चाहे PGL है, आपका जो Pearl Global है, Kitex है, these will have good profitability increase when the overall FTA will sign up. So good company, interesting company to watch and look forward. Available at more or less the fair value. Like if these all growth initiative will done, then definitely it's a good company to track, observe. No buy and sell recommendation. Thank you.